क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा जो भारत का नक्शा है वो समय-समय पर क्यों बदलता रहा? किस आधार पर नए राज्य बनते हैं और संविधान में भारत को यूनियन ऑफ स्टेट क्यों कहा गया है, फेडरेशन क्यों नहीं? तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 1 से लेके 4 तक की, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पार्ट है। जहाँ तय होता है कि भारत का नाम, उसका क्षेत्र, नए राज्यों का निर्माण और सीमाओं में बदलाव कैसे होता है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 1 की, जिसमें द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में चर्चा की गई है, यानी कि इसमें राज्यों का संघ का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी कि भारत जो है वो बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। यानी कि हमारा जो राज्यों का समूह है उसे हम यूनियन ऑफ स्टेट्स कहते हैं। ये व्यवस्था दो बातों को स्पष्ट करती है। पहला, देश का नाम यानी कि नेम ऑफ द कंट्री, और दूसरा, राज्य पद्धति का प्रकार यानी कि टाइप ऑफ स्टेट सिस्टम, जिसे हम फेडरल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार राज्यों का जो संघ है वो उक्त क्षेत्र को संघीय राज्य के स्थान पर महत्व देने के दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट नॉट अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। दूसरा कारण ये है कि राज्यों को संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है। ये एक संघ है और ये विभक्त नहीं हो सकता। पूरा देश एक है जो विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक सुविधा के लिए बटा हुआ है। आर्टिकल 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला, स्टेट यानी कि राज्य, दूसरा, केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज, और तीसरा, एक्वायर्ड टेरिटरीज, जिसे हम अर्जित क्षेत्र भी कहते हैं। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की पहली अनुसूची यानी कि फर्स्ट शेड्यूल में दर्शाया गया है। इस समय 28 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन वर्तमान में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। राज्यों के संदर्भ में संविधान के उपबंध की व्यवस्था सभी राज्यों में समान रूप से लागू है, यद्यपि कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध हैं पार्ट 22 के अंतर्गत। इनमें शामिल है महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एवं कर्नाटक। इसके अतिरिक्त अगर हम 5th एंड 6th शेड्यूल की बात करें तो उसमें राज्य के भीतर अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष उपबंध का प्रावधान है। भारत के क्षेत्र जो हैं वो भारत का संघ से ज़्यादा अर्थ समेटे हैं, क्योंकि भारत के संघ में सिर्फ राज्य शामिल हैं, जबकि भारत के क्षेत्र में न केवल राज्य शामिल हैं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश एवं वे क्षेत्र भी शामिल हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा भविष्य में कभी भी अधिग्रहित किया जा सकता है। अगर हम संघीय व्यवस्था की बात करें तो राज्य इसके सदस्य हैं और केंद्र के साथ शक्तियों के बंटवारे में हिस्सेदार हैं। केंद्र शासित क्षेत्र एवं केंद्र द्वारा अधिग्रहित क्षेत्रों की बात करें तो इसमें सीधे केंद्र सरकार का प्रशासन होता है। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी क्षेत्र का भी अधिग्रहण कर सकता है, सत्तांतरण यानी कि संधि के अनुसार, खरीद कर या उपहार या लीज के रूप में, व्यवसाय, जीत या हार कर। उदाहरण, भारत ने संविधान लागू होने के बाद कुछ विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण किया है, जैसे कि दादर और नागर हवेली, गोवा, दमन एवं दीव और पुडुचेरी एवं सिक्किम। यहाँ पे नीचे एक स्टेटमेंट भी दिया गया है कि इंडिया अ सोवर्जन नेशन कैन एक्वायर फॉरेन टेरिटरी, ट्रीटी, गिफ्ट, लीज एंड वॉर। एग्जाम्पल, दादरा एंड नागर हवेली, गोवा, दमन दीव एंड पुडुचेरी एंड सिक्किम। नाउ हम बात करते हैं आर्टिकल 2 की। आर्टिकल 2 में संसद को ये शक्ति दी गई है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है और उसकी स्थापना कर सकती है। इस तरह आर्टिकल 2 जो है वो संसद को दो शक्तियां प्रदान करता है। पहला, admit new states into the union, power to admit into the union new states that already exist, यानी कि नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करें। दूसरा, establish new states into the union, power to formally create states that did not previously exist, यानी कि नए राज्यों के गठन करने की शक्ति। पहली शक्ति जो मैंने पढ़ी है उसमें उन राज्यों के प्रवेश को लेकर है जो पहले से ही अस्तित्व में हैं, जबकि जो दूसरी शक्ति है वो नए राज्य जो अस्तित्व में नहीं है उनके गठन को लेकर है।
नाउ हम बात करते हैं आर्टिकल 3 की। ये बेसिकली राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति से संबंधित है, यानी कि पार्लियामेंट्स पावर ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है ये। आर्टिकल 3 संसद को अधिकृत करता है कि किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। यानी कि पहले राज्य तो वो हैं कि मान लीजिए कोई राज्य है, उसमें से उसका क्षेत्र अलग कर सकती है संसद, या फिर 2 या अधिक राज्यों को या फिर उन राज्यों के भागों को मिलाकर राज्य का निर्माण कर सकती है, या फिर अगर कोई विशेष राज्य है जिसका राज्य क्षेत्र किसी अन्य राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। इसमें किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है संसद, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा भी सकती है और किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन भी कर सकती है और किसी राज्य के नाम में भी परिवर्तन करने की शक्ति है संसद को। हालांकि इस संबंध में आर्टिकल 3 में 2 शर्तों का उल्लेख किया गया है। पहली शर्त तो ये है कि उपरोक्त परिवर्तन से संबंधित कोई अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद से ही संसद में पेश किया जा सकता है, और दूसरी शर्त यह है कि संस्तुति से पूर्व राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है। ये मत निश्चित समय सीमा के भीतर दिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति यानी कि संसद राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है और इसे स्वीकार या फिर अस्वीकार कर सकता है, भले ही उसका मत जो है वो समय पर आ गया हो। इस तरह ये बिल्कुल स्पष्ट है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के अनुसार किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा, नाम या में परिवर्तन कर सकती है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका संघीय सरकार नए राज्यों का निर्माण या उनकी सीमाओं में परिवर्तन बिना संबंधित राज्यों की अनुमति के नहीं कर सकती। इसलिए अमेरिका को अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा गया है। नाउ हम बात करते हैं आर्टिकल 4 की, जिसमें स्पेशल प्रोविजंस फॉर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है। इसमें बेसिकली संविधान आर्टिकल 4 में ये स्वयं घोषित करता है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन, जो कि आर्टिकल 2 कहता है, और नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों या नामों में परिवर्तन, जो कि आर्टिकल 3 कहता है। इन दोनों आर्टिकल को संविधान के अनुच्छेद 368 यानी कि आर्टिकल 368 के तहत संशोधित नहीं किया जाएगा। अर्थात इस तरह कानून एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जा सकता है। नाउ हम बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज विद बांग्लादेश, यानी कि हमारा जो भारत है उसने बांग्लादेश के साथ क्षेत्रों का आदान प्रदान किया है। 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 को इसलिए अधिनियमित किया गया था क्योंकि भारत द्वारा कुछ भूभाग का अधिग्रहण किया जाए, जबकि कुछ जो अन्य भूभाग है उसको बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया जाए। ये समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। इस लेन देन में भारत ने 111 यानी कि 111 विदेशी अंतः क्षेत्र, जिसे हम इनक्लेव्स भी कहते हैं, उसको बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया, जबकि बांग्लादेश ने केवल 51 यानी कि 51 अंतः क्षेत्रों को भारत को हस्तांतरित किया था। इसके साथ ही इस लेन देन में प्रतिकूल दखलों का हस्तांतरण तथा 6.1 किलोमीटर यानी कि 6.1 किलोमीटर असीमांकित सीमाई क्षेत्र का सीमांकन भी शामिल था। इन 3 उद्देश्यों के लिए संशोधन ने 4 राज्यों, जिसे असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय तथा त्रिपुरा कहा जाता है, इनके भूभाग से जुड़े पहली अनुसूची के प्रावधानों को भी संशोधित कर दिया। इस संशोधन में निम्नलिखित पृष्ठभूमि है। पहली पृष्ठभूमि तो ये थी कि भारत और बांग्लादेश की लगभग 4096.7 यानी कि 4096.7 किलोमीटर लंबी साझी ज़मीनी सीमा है। भारत पूर्वी पाकिस्तान ज़मीनी सीमा का निर्धारण 1947 के रेडक्लिफ अवार्ड के अनुसार हुआ था। ये जो विवाद था बेसिकली रेडक्लिफ अवार्ड के कुछ प्रावधानों के लेकर हुआ था, जिनका समाधान 1950 के बग्गे अवार्ड के अनुसार किया जाना था। पुनः एक कोशिश इन विवादों के समाधान के लिए 1958 में नेहरू नून समझौते के द्वारा भी की गई थी।
हालांकि बेरूवाड़ी यूनियन के विभाजन को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में संविधान, जिसे हम 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1960 भी कहते हैं, उसे पारित किया गया। ये अधिनियम अधिसूचित नहीं किया जा सका। बेरूवाड़ी केस में मैंने एक वीडियो भी बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वीडियो को देख सकते हैं और कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। 16 मई 1974 को भारत बांग्लादेश की ज़मीनी सीमा के सीमांकन एवं संबंधित मामलों के लिए दोनों देशों के साथ एक समझौता हुआ था ताकि इस जटिल मुद्दे को हल किया जा सके। इस समझौते की भी पुष्टि नहीं की जा सकी थी क्योंकि ये ज़मीन के स्थानांतरण का मामला था जिसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता थी। इसके बाद असीमांकित ज़मीनी सीमा, प्रतिकूल कब्जे वाले भूभागों तथा अंतः क्षेत्रों के आदान प्रदान को विकसित करके 6 सितंबर 2011 को एक प्रोटोकॉल पर दस्तखत करके मतलब साइन करके इस मुद्दे को हल करने का प्रयास किया गया, जो कि भारत बांग्लादेश के बीच ज़मीनी सीमा समझौता 1974 का अभिन्न हिस्सा है। इस प्रोटोकॉल को असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा राज्य सरकारों के सहयोग एवं सहमति से तैयार किया गया था। नाउ हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड इट्स स्टेट्स के बारे में, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों का उद्भव कैसे हुआ। दरअसल ये कहानी वहाँ से शुरू होती है जब देशी रियासतों के एकीकरण की बात हमारे भारत के सामने आई थी। आज़ादी के समय भारत में राजनीतिक इकाइयों की दो श्रेणियां थीं, पहली थी ब्रिटिश प्रांत और दूसरा था देशी रियासतें। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसे हम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 भी कहते हैं, उसके अंतर्गत दो स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया और देशी रियासतों को 3 विकल्प दिए गए थे। पहला तो ये था कि या तो वो भारत में शामिल हो, और दूसरा ये था कि वो पाकिस्तान में शामिल हो, या तो फिर तीसरा विकल्प ये दिया गया कि वो स्वतंत्र रहें। तो जो 552 यानी कि 552 देशी रियासतें थीं वो भारत की भौगोलिक सीमा में थी, और 549 यानी कि 549 जो थी वो भारत में शामिल हो गई थी। और बची हुई जो 3 रियासतें थीं, जिसे हम हैदराबाद और जूनागढ़ और कश्मीर कहते हैं, उन्होंने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया था। यद्यपि कुछ समय बाद इन्हें भी भारत में मिला लिया गया था। हैदराबाद की अगर हम बात करें तो हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो यानी कि पुलिस कार्यवाही द्वारा भारत में मिलाया गया। जूनागढ़ को जनमत के द्वारा भारत में मिलाया गया था और कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारत में मिलाया गया था। 1950 में संविधान ने भारतीय संघ के राज्यों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया है। पहला पार्ट ए यानी कि जिसे हम भाग क कहते हैं, दूसरा पार्ट बी यानी कि जिसे हम भाग ख कहते हैं, और तीसरा पार्ट सी जिसे हम भाग ग कहते हैं, और चौथा पार्ट डी जिसे हम भाग घ कहते हैं। ये सभी संख्या में 29 क्षेत्र थे। पार्ट ए स्टेट्स जो थे उसमें वे राज्य शामिल थे जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन होता था। इसमें स्टेट्स के नाम दिए गए हैं, जैसे कि मद्रास, बॉम्बे, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरर एंड पंजाब एंड असम। और पार्ट बी स्टेट की अगर हम बात करें तो इसमें 9 राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन में थे। ये 9 राज्य थे हैदराबाद, मैसूर, ट्रावंकोर, कोचीन, सेऊराघत्र, राजस्थान, मध्य भारत, और पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन एंड विंध्य प्रदेश। पार्ट सी की बात करें तो इसमें ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन था एवं कुछ में शाही शासन भी था। इसमें जो पार्ट स्टेट्स थे वो अजमेर थे, भोपाल, बिलासपुर, कोच बेहर और कूर्ग, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश, कच्छ और मणिपुर, त्रिपुरा। पार्ट डी की अगर हम बात करें तो इसमें केवल और केवल अंडमान एवं निकोबार द्वीप को अकेले रखा गया था। नाउ हम बात करते हैं एसके धर कमीशन एंड जेवीपी कमेटी के बारे में, जिसे हम हिंदी में धर आयोग और जेवीपी समिति भी कहते हैं। जेवीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभिसेदा रमैया, ये इसका फुल फॉर्म है। सबसे पहले अगर हम एसके धर कमीशन यानी कि एसके धर आयोग की बात करें तो इस देश के विभिन्न भागों, विशेष रूप से दक्षिण का जो पार्ट था भारत का, वहाँ से मांग उठने लगी कि राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया जाना चाहिए। तो जून 1948 में भारत सरकार ने पहला भाषाई आधारित आयोग एसके धर
की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की थी। आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई कारक की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप अत्यधिक असंतोष फैल गया था। जेवीपी समिति की बात करें तो इसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस द्वारा दिसंबर 1948 में एक अन्य भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया, जिसे हम जेवीपी समिति कहते हैं, यानी कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी रमैया, ये 3 सदस्य इस समिति में शामिल थे। इस समिति का कोई अध्यक्ष या फिर संरक्षक नहीं था। इसने अपनी रिपोर्ट जो है वो अप्रैल 1949 में पेश की और इस बात को औपचारिक रूप से अस्वीकार किया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होना चाहिए। मतलब उसने इस चीज़ को ठुकरा दिया था। हालांकि अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन के लिए मजबूर होना पड़ा, जब मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग करके आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। दरअसल इसके पीछे एक कहानी है। इसके लिए एक लंबा विरोध आंदोलन हुआ था, जिसके अंतर्गत कांग्रेसी कार्यकर्ता, जिसका नाम था पोट्टी श्री रामुलु, उन्होंने 26 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठ गए थे वो, और उनका निधन हो गया था। तो इसके परिणाम स्वरूप मतलब भाषाई राज्य के आधार पर राज्य का गठन किया गया था और पहला राज्य जो था वो आंध्र प्रदेश था। नाउ हम बात करते हैं फजल अली आयोग के बारे में। दरअसल आंध्र प्रदेश के निर्माण से अन्य क्षेत्र से भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी। इसके कारण भारत सरकार को एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में गठित करने के लिए विवश होना पड़ा था। इसके अन्य 2 सदस्य थे। पहले थे के.एम. पडिक्कर और दूसरे थे एच.एन. कुंजरू। फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की और इस बात को व्यापक रूप से स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए, लेकिन इसने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। इसका मत था कि किसी भी राजनीतिक इकाई के पुनर्निर्धारण में भारत की एकता को प्रमुखता दी जानी चाहिए। समिति ने किसी राज्य पुनर्गठन योजना के लिए 4 बड़े कारकों की पहचान की। पहला कारक था देश की अखंडता और सुरक्षा को अनुसरण एवं संरक्षित करना, यानी कि यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। दूसरा था भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता, यानी कि लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी। तीसरा था वित्तीय, आर्थिक एवं प्रशासनिक तर्क, यानी कि फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। चौथा था प्रत्येक राज्य एवं पूरे देश में लोगों के कल्याण की योजना और इसका संवर्धन, यानी कि वेलफेयर ऑफ द पीपल। इस आयोग ने सलाह दी कि मूल संविधान के अंतर्गत 4 आयामी राज्यों और क्षेत्रों के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया जाए और 16 राज्य और 3 केंद्र शासित क्षेत्रों का निर्माण किया जाए, यानी कि 16 स्टेट एंड 3 यूनियन टेरिटरीज का निर्माण इसने करने का तय किया था। भारत सरकार ने बहुत कम परिवर्तनों के साथ इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। अगर हम राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बारे में बात करें तो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 के द्वारा पार्ट ए और पार्ट बी इन दोनों के बीच की जो दूरी थी उसे समाप्त कर दिया गया और पार्ट सी को भी समाप्त कर दिया गया था। इनमें से कुछ को पड़ोसी राज्यों के साथ मिला लिया गया तो कुछ को संघ शासित क्षेत्रों के रूप में पुनः स्थापित किया गया था। परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया है, यानी कि ये जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 था इसमें 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज का गठन हुआ था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा कोचिन जो था उसको त्रावणकोर तथा मद्रास राज्य के मालाबार तथा दक्षिण कन्नड़ के कसरगोडे को मिलाकर एक नया राज्य केरल स्थापित किया गया। इस अधिनियम ने हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को आंध्र राज्य में मिलाकर एक नए राज्य आंध्र प्रदेश की स्थापना की। मध्य प्रदेश भी इसमें बना था, जो कि मध्य भारत राज्य, विंध्य प्रदेश राज्य तथा भोपाल राज्य को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य का सृजन हुआ। इसके अलावा सौराष्ट्र और कच्छ राज्य को बॉम्बे राज्य में और कुर्ग राज्य को मैसूर राज्य में और पटियाला एवं पूर्वी पंजाब को पंजाब राज्य तथा अजमेर राज्य को राजस्थान राज्य में विलयित कर दिया गया।
इसके अलावा इस अधिनियम द्वारा नए संघ शासित प्रदेश जिसे हम लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिन द्वीप भी कहते हैं, इन द्वीपों का सृजन मद्रास राज्य से काटकर किया गया। अब बात करते हैं इंडिया आफ्टर 1956 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, यानी कि 1956 के बाद बनाए गए राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र। दरअसल 1956 में व्यापक स्तर पर राज्यों के पुनर्गठन के बावजूद भारत के राजनीतिक मानचित्र में व्यापक विविधता और राजनीतिक दबाव के चलते परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हुई। तो भाषा या सांस्कृतिक एकरूपता एवं अन्य कारणों के चलते दूसरे राज्यों से अन्य राज्य के निर्माण की मांग उठी। इस आधार पर पहला राज्य जो बनाया गया था वो महाराष्ट्र और गुजरात से संबंधित है। इसमें 1960 में द्विभाषीय राज्य बम्बई को पृथक करके राज्यों में विभक्त किया गया, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 द्वारा, और महाराष्ट्र को मराठी भाषी लोगों के लिए एवं गुजरात को गुजराती भाषी लोगों के लिए बनाया गया। तो बेसिकली जो गुजरात था वो भारतीय संघ का 15 यानी कि 15वां राज्य था। दूसरा है दादरा एंड नागर हवेली। इसे 1954 में इसके स्वतंत्र होने से पहले यहाँ पुर्तगाल का शासन था। 1961 तक यहाँ लोगों द्वारा स्वयं चुना गया प्रशासन चलता रहा। 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1961 द्वारा इसे संघ शासित क्षेत्र के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। एनेक्सेशन ऑफ गोवा, दमन एंड दीव। अगर हम गोवा और दमन एवं दीव की बात करें तो 1961 में पुलिस कार्यवाही के माध्यम से भारत में इन तीन क्षेत्रों को अधिग्रहित किया गया था। 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1962 के द्वारा इन्हें संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया। बाद में 1987 में गोवा को एक पूर्ण राज्य बना दिया गया था, गोवा दमन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा। इसी तरह दमन एवं दीव को अलग करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। इनकॉर्पोरेशन ऑफ पुडुचेरी इनटू इंडिया फ्रॉम फ्रेंच टू इंडिया रूल। पुडुचेरी जो था वो पुडुचेरी का क्षेत्र पूर्व फ्रांसीसी गठन का स्वरूप था, जिसे भारत में पुडुचेरी कराइकल माहे यनम के रूप में जाना गया है। 1954 में फ्रांस ने इसे भारत के सुपुर्द कर दिया गया था और इस तरह 1962 तक इसका प्रशासन अधिग्रहित या अर्जित क्षेत्र की तरह चलता रहा। फिर इसे 40th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा संघ शासित प्रदेश बनाया गया, यानी कि इसे यूनियन टेरिटरी 1962 में बनाया गया था। फॉर्मेशन ऑफ नागालैंड स्टेट। अगर हम नागालैंड की बात करें तो 1963 में नागा पहाड़ियों और असम के बाहर के त्वेन सांग क्षेत्रों को मिलाकर नागालैंड राज्य का गठन किया गया था। नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 द्वारा, जो कि 1 दिसंबर 1963 से प्रभावी हुआ था। ऐसा नागा आंदोलनकारियों की संतुष्टि के लिए किया गया था। नागालैंड को भारतीय संघ के 16वें राज्य का दर्जा दिया गया। इससे पहले 1961 में असम के राज्यपाल के नियंत्रण में इसे रखा गया था। फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा, चंडीगढ़ एंड हिमाचल प्रदेश। अगर हम हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 1966 में पंजाब राज्य से भारतीय संघ के 17वें राज्य हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया गया पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 द्वारा। अगर हम पंजाब राज्य की बात करें तो इसके बाद सिखों के लिए पृथक सिंह गृह राज्य, जिसे हम पंजाब सूबा भी कहते हैं, उसकी मांग उठने लगी। ये मांग बेसिकली अकाली दल नेता मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में उठी थी। शाह आयोग का नाम आप लोगों ने सुना होगा। शाह आयोग 1966 में आया था। इसकी सिफारिश पर पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब राज्य और हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। पहाड़ी क्षेत्र को केंद्र शासित राज्य हिमाचल प्रदेश का रूप दिया गया हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम द्वारा 1970 द्वारा, जो कि 25 जनवरी 1971 से प्रभावी हुआ था। 1971 में संघ शासित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ये भारतीय संघ का 18वां राज्य बना।
तो बेसिकली जो हरियाणा था वो भारतीय संघ का 17वां राज्य था, यानी कि 17th स्टेट था। और जो हिमाचल प्रदेश था वो भारतीय संघ का 18वां यानी कि 80th स्टेट था। फॉर्मेशन ऑफ मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय। अगर हम मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय की बात करें तो 1972 में पूर्वोत्तर भारत के राजनीतिक मानचित्र में व्यापक परिवर्तन आए। इस तरह दो केंद्र शासित मणिपुर और त्रिपुरा एवं उपराज्य मेघालय को राज्य का दर्जा मिला। इसके अलावा दो संघ शासित क्षेत्र मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, जिसे नेफा भी कहते हैं, वो भी अस्तित्व में आए। मणिपुर 19वां राज्य बना, त्रिपुरा 20वां राज्य बना और मेघालय 21वां राज्य बना भारत का। 22nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1969 के द्वारा मेघालय को स्वायत्त शासी राज्य बनाया गया। ये असम में उपराज्य के रूप में भी जाना जाता था, जिसका अपना मंत्रिपरिषद था। फॉर्मेशन ऑफ सिक्किम एज द 22nd स्टेट ऑफ इंडिया। अगर हम सिक्किम राज्य की बात करें तो 1947 तक सिक्किम भारत का एक शाही राज्य था, जहां पे चोग्याल का शासन था। 1947 में ब्रिटिश शासन के समाप्त होने पर सिक्किम को भारत द्वारा रक्षित किया गया। भारत सरकार ने इसके रक्षा यानी कि डिफेंस, विदेशी मामले यानी कि फॉरेन अफेयर्स और संचार यानी कि कम्युनिकेशन का उत्तरदायित्व लिया था। 1974 में सिक्किम ने भारत के प्रति अपनी इच्छा दर्शाई। तदनुसार संसद द्वारा 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1974 लागू किया गया। इसके द्वारा सिक्किम को एक भारत का सह राज्य बनाया गया। सह राज्य बेसिकली वो राज्य होते हैं जो भारत मतलब किसी देश में मिलते नहीं हैं, बल्कि उनके साथ एक कोऑपरेट की तरह रहते हैं। तो जो सिक्किम था वो अभी तक तो सह राज्य था भारत का, यानी कि भारत के पास केवल उसका डिफेंस था, फॉरेन रिलेशन था और कम्युनिकेशन था। पूरी तरह वो भारत में नहीं मिला था। इस उद्देश्य के लिए एक नए अनुच्छेद जिसे हम आर्टिकल 2A भी कहते हैं एवं नई अनुसूची जिसे हम 10 शेड्यूल कहते हैं, उसको संविधान में जोड़ा गया। हालांकि ये प्रयोग अधिक नहीं चला और इससे सिक्किम के लोगों की महत्वाकांक्षा की पूर्ति नहीं हुई थी। तो 1975 में एक जनमत के दौरान उन्होंने चोग्याल के शासन को समाप्त करने का मत दिया और इस तरह सिक्किम भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया। बेसिकली 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975 के प्रभावी होने के बाद सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना दिया गया और ये भारत का 22वां राज्य बना, यानी कि 22nd स्टेट बना ये भारतीय संघ का। इस संशोधन के माध्यम से संविधान की जो फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल थी उसको संशोधित कर दिया गया और एक नया आर्टिकल बनाया गया जिसे हम 371 यानी कि 371 चा कहते हैं। इसने सिक्किम के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधानों की व्यवस्था की गई थी। इसने आर्टिकल 2A और 10 शेड्यूल को भी समाप्त कर दिया, यानी कि निरस्त कर दिया था। फॉर्मेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा। अगर हम अरुणाचल प्रदेश और गोवा की बात करें तो इसमें मिजोरम भी शामिल है, क्योंकि 1987 में भारतीय संघ में 3 नए राज्य जोड़े गए थे। पहला था मिजोरम। मिजोरम को मिजोरम राज्य अधिनियम 1986 द्वारा भारत में जोड़ा गया, जो कि 20 फरवरी 1987 से प्रभावी हुआ था। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1986 द्वारा जारी हुआ, जो 20 फरवरी 1987 से प्रभावी हुआ था। गोवा की अगर हम बात करें तो गोवा दमन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा भारत में शामिल हुआ। मिजोरम जो था वो भारत का 23वां राज्य बना, अरुणाचल प्रदेश 24वां राज्य और गोवा जो था वो भारत का 25वां राज्य बना। मिजोरम का निर्माण 1986 में एक समझौते के आधार पर हुआ था, जिस पर भारत सरकार उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और मिजो नेशनल फ्रंट, जिसे हम लाल डेंगा भी कहते हैं, लाल डेंगा, इन दोनों ने मिलकर हस्ताक्षर किए थे इस समझौते में, जिसने 2 दशक से चले आ रहे राजद्रोह को समाप्त कर दिया था।
फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड। अगर हम छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड की बात करें तो सन 2000 में छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 द्वारा भारत में शामिल किया गया और उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 द्वारा भारत में शामिल किया गया और झारखंड को बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 द्वारा भारत में शामिल किया गया था। बेसिकली जो छत्तीसगढ़ था उससे अलग होकर मध्य प्रदेश बना और उत्तराखंड जो था उससे अलग होकर उत्तर प्रदेश बना और जो झारखंड था वो बिहार से अलग होकर एक राज्य बनाया गया था, झारखंड। ठीक है, ये तीनों राज्य भारतीय संघ के 26वें यानी कि जो छत्तीसगढ़ था वो 26वां राज्य बना, उत्तराखंड जो था वो 27वां राज्य बना और झारखंड जो था वो 28वां राज्य बना। फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना 29th स्टेट ऑफ इंडिया। अगर हम तेलंगाना की बात करें तो 2014 में तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश के राज्य के भूभाग को काटकर भारत के 29th स्टेट यानी कि 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में लाया गया। आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम 1953 ने भारत में भाषा के आधार पर पहले राज्य का निर्माण किया, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की है इस बारे में। आंध्र प्रदेश जिसमें मद्रास राज्य यानी कि तमिलनाडु के तेलुगु भाषी क्षेत्रों शामिल किए गए। कुर्नूल आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी थी, जबकि गुंटूर जो थी वहां पे राज्य का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 1956 में हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्र को आंध्र राज्य में मिलाकर के आंध्र प्रदेश की स्थापना की गई थी। राज्य की राजधानी हैदराबाद स्थानांतरित कर दी गई। पुनः आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को अलग राज्यों में बांट दिया गया। फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। यानी कि अगर हम जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की बात करें तो जम्मू कश्मीर कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 5 अगस्त 2019 यानी कि 5 अगस्त 2019 को भारत में शामिल कर लिया गया है। इससे पहले इसकी अपनी नागरिकता थी यानी कि अपनी सिटीजनशिप थी, झंडा इसका अपना था, गान था अपना, परंतु आर्टिकल 370 के निरस्त किए जाने के बाद इसे भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है, पहला जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। नाउ हम बात करते हैं रीनेम्ड इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। कुछ राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र ऐसे भी थे जिनके नामों में परिवर्तन किया गया है। संयुक्त प्रांत पहला राज्य था जिसका नाम परिवर्तित किया गया। इसका नया नाम 1950 में उत्तर प्रदेश किया गया। 1969 में मद्रास का नाम तमिलनाडु रखा गया। 1973 में मैसूर का नाम कर्नाटक रखा गया और 1973 की है अगर हम बात करें तो जो लक्षद्वीप, मिनिकॉय एवं अमीनी दीवी का नया नाम था वो लक्षद्वीप रखा गया। 1992 में संघ शासित प्रदेश दिल्ली का नया नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली रखा गया। ये बदलाव जो किया गया था वो 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991 के द्वारा हुआ। 2006 में उत्तरांचल का नाम बदल करके उत्तराखंड किया गया और 2006 में ही पौंडुचेरी का नाम बदल करके पुडुचेरी किया गया और 2011 में उड़ीसा का पुनः नामकरण करके ओडिशा के रूप में नामांकित इसे किया गया था। तो दोस्तों आज हमने भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 से 4 तक की चर्चा की है, जिसमें हमने भारत का संघ, राज्य और संघ शासित प्रदेशों का निर्माण और उनके क्षेत्रों के बारे में चर्चा की है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में संविधान के एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।